इस फिल्म में गीता दत्त द्वारा गाए एकमात्र गाने की ये लाइनें देखिए। दीवाना मोहब्बत का कहीं डर के रुका है, दरबार में शाहों के कहीं इश्क झुका है, खुद इश्क के दरबार में शाहों को झुका दे, आ जाने वफा आ शाहों को झुका दे, शाहों को झुका दे, आ जाने वफा आ। फिल्म की शुरुआत ही इस गाने से होती है जो इसे कई मायनों में स्पेशल बना देती है। सबसे पहले ये लाइंस सलीम को हौसला देती है कि वो अनारकली के पास लौट आए, जो अकबर और उनके साथियों को बाग में आते हुए देखकर भाग खड़ा होता है। इस गाने के जरिए अनारकली को एक स्ट्रॉन्ग और चार्मिंग कैरेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी आवाज़ इतनी मेस्मराइजिंग है कि खुद अकबर भी उसके गाने से इतना प्रभावित होता है कि उसे अनारकली का टाइटल दे देता है। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर्ड टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 1953 की फिल्म अनारकली की, जिसे नंदलाल जसवंत लाल ने डायरेक्ट किया था और जिसमें प्रदीप कुमार और बीना राय ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। भले ही ये फिल्म मुगले आजम की ग्रैंड शैडो में एग्जिस्ट करती हो, लेकिन ये अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग, हीरोइन के पर्सपेक्टिव और फोकस्ड इमोशनल नैरेटिव और दिल को छू लेने वाले साउंड ट्रैक के लिए आज भी जानी जाती है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो अनारकली, जिसका असली नाम नादिरा था, हम उसको पहली बार शाही बाग में ये पहला गाना गाते हुए देखते हैं। उस बाग में चारों ओर अनार के फूल खिले हुए थे और उसके चार्म से प्रभावित होकर बादशाह अकबर उसे अनारकली का नाम दे देते हैं। भले ही वो एक गरीब लड़की थी, लेकिन वो और सलीम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिल्म में हमें धीरे धीरे पनपता हुआ प्यार नहीं दिखाया गया, बल्कि रोमांस को सीधे ही फोर फ्रंट में रख दिया गया है। काबुल के मिलिट्री कैंपेन से लौटने के बाद सलीम गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अनारकली उसकी देखभाल करती है, जिससे वो ठीक हो जाता है और उनके बीच प्यार का रिश्ता शुरू हो जाता है। बाद में वह एक रॉयल गैदरिंग में डांस करती है, लेकिन शराब के नशे में, जिससे बादशाह अकबर नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन असली शौक उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि अनारकली ने उनके शहजादे सलीम का दिल जीत लिया है। सलीम अपने पिता के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर देता है और एक छोटी सी लड़ाई के बाद अकबर उसे हरा देता है और फिर सलीम और अनारकली दोनों को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन सलीम की फांसी से पहले उसकी मां जोधा भाई, उसके मामा मान सिंह और बाकी के वजीर अकबर से गुहार लगाते हैं और वो सलीम को माफ़ कर देते हैं। सलीम वहाँ से अनारकली को बचाने के लिए भागता है, जिसको दीवार में जिंदा चिनवाया जा रहा था। और उसी समय गुलनार का रोल कर रही कुलदीप कौर सलीम के ऊपर अपना आखिरी वार करती हैं। सलीम घायल हालत में अनारकली तक पहुंचते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आइए अब फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करें। अनारकली के रोल में बीना राय एक बहुत ही स्ट्रेंड फिर भी असर्टिव रोल प्ले करती हैं। भले ही वो ट्रेंड डांसर नहीं हो, लेकिन वो एक ऐसी प्रेमिका की कमजोरियों को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे करती हैं, जो राजशाही की साजिशों के बीच में फंसी हुई हैं। उनकी परफॉर्मेंस की तुलना करने के लिए इस विषय पर बनी दूसरी फिल्मों को ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीना राय हर फ्रेम में पूरी तरह से कन्विंसिंग लगती हैं। उनके चेहरे पर सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को एंगेज करने के लिए काफ़ी हैं। उनके पूरे किरदार में कहीं भी आपको ओवर एक्टिंग या मेलोड्रामा देखने को नहीं मिलता। और अब बात करते हैं प्रदीप कुमार यानी शहजादा सलीम की। शाही पोशाक और अपने लंबे कद के साथ प्रदीप कुमार एक ड्यूटीफुल लेकिन थोड़े से अंडरस्टेटेड शहजादे के रूप में नजर आते हैं। वह शायद सबसे एक्सप्रेसिव परफॉर्मर ना हो, लेकिन सलीम की अनारकली के प्रति अनवेवरिंग डिवोशन को वो कन्विंसिंगली प्रोजेक्ट करते हैं।
क्योंकि वे एक यंग शहजादे सलीम का रोल निभा रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक टिपिकल हार्शनेस महसूस की जा सकती है जो आमतौर पर उनकी एक्टिंग में नज़र नहीं आती। बेशक दिलीप कुमार और प्रदीप कुमार की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना मुमकिन नहीं, लेकिन प्रदीप कुमार की क्लाइमैक्स सीन में एक्टिंग उनके कैरेक्टर की शुरुआती ऑकवर्डनेस को बैलेंस कर देती है। और अब बात करते हैं बादशाह अकबर के रूप में मुबारक की। मुबारक अपनी कमांडिंग भारी आवाज़ और इम्पोजिंग प्रेजेंस के साथ एक शानदार और सख्त शहंशाह के रूप में नज़र आते हैं। इसके साथ ही उनका नुएंस्ड परफॉर्मेंस अकबर के गुस्से को भी उतना ही बिलीवेबल बनाता है जितना उनके पिता के रूप में भावों को। फिल्म में अकबर को कुछ कॉमिक मोमेंट्स भी दिए गए हैं जो उनके कैरेक्टर को ज़्यादा ह्यूमेन बनाता है। यह पोर्ट्रेयल पृथ्वीराज कपूर के स्टर्न और सीरियस अकबर से काफ़ी अलग है और इस फिल्म के अकबर का एक डिस्टिंक्ट चार्म है। और हमेशा की तरह जब हम अनारकली से जुड़ी हुई बाकी फिल्मों के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो अकबर के कैरेक्टर का भी कंपैरिजन ज़रूर करेंगे। और अगला किरदार है गुलनार यानी कुलदीप कौर। फिल्म की रेजिडेंट वैम्प कुलदीप कौर का रोल पूरी तरीके से स्कीमिंग और मैनिपुलेटिव है। उनकी साजिशें फिल्म में टेंशन को बढ़ाती हैं और ये साबित करती हैं कि राजमहल में होने वाली साजिशें जंग के मैदान जितनी खतरनाक हो सकती हैं। सलीम और अनारकली दोनों ही उनके सामने नादान से लगते हैं क्योंकि वो बार बार उन्हें धोखा देती हैं और हर मौके पर बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर वो भी इस डूम्ड लव अफेयर में एक तीसरा कौन बन जाती हैं जिसका ट्रेजिक एंड तय है। और अब बात करते हैं फिल्म के अगले इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जोधाबाई, जिसका किरदार रूबी मायर्स ने निभाया है। अपनी शानदार स्टेज प्रेजेंस के साथ जोधाबाई के किरदार में रूबी मायर्स एक कॉन्फ्लिक्टेड माँ के रूप में नज़र आती हैं जो अपने बेटे और अपने पति के बीच बंटी हुई हैं। उनकी परफॉर्मेंस इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को बाखूबी शोकेस करती है। उनका अपने भाई राजा मान सिंह यानी एस.एल. पुरी के साथ कन्फ्रंटेशन भी देखने योग्य है और एस.एल. पुरी भी अपने रोल के साथ पूरा जस्टिस करते हुए नजर आते हैं क्योंकि वह पहले सलीम को अनारकली से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं और बाद में अकबर को बाकी वजीरों के साथ मिलकर सलीम की जान बचाने की गुहार लगाते हैं। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। नंदन लाल जसवंत लाल की डायरेक्शन का फोकस ग्रैंड स्पेक्टिकल से ज़्यादा इंटीमेट इमोशंस पर था। उन्होंने टाइट फ्रेमिंग और ड्रामेटिक एंगल्स को इस्तेमाल करके फिल्म के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट किया, बजाय इसके कि वो बड़े बड़े युद्धों के सीन या शानदार मुगल दरबार को सजा हुआ दिखाते। मुगल आजम जैसी ग्रैंड लुक्स आपको अनारकली में नहीं मिलेंगी, लेकिन यही सिंप्लिसिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जहां फिल्म का सारा फोकस कैरेक्टर की पर्सनल एंग्विश और क्लोज इंटरेक्शंस पर रहता है। हाँ, कुछ सेट्स थोड़े स्टेजी और लिमिटेड स्कोप वाले लग सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म को 1950s के कॉन्टेक्स्ट में देखें और मुगल दरबार के सीन काफ़ी हद तक कैप्चर हो जाते हैं। ख़ास तौर पर दरबार में अनारकली का गाना और प्रिजन के सीक्वेंसेस, इस सब में लाइटिंग बेहद इफ़ेक्टिव है। इन विजुअल्स की सहायता से डायरेक्टर अपनी स्टोरी को बहुत पावरफुल तरीके से कह पाते हैं। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक, यानी इसके म्यूज़िक की। अगर अनारकली को क्लासिक बनाने की सबसे बड़ी कोई वजह है तो वो है इसका म्यूज़िक, जिसे सी रामचंद्र ने कंपोज किया है। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, यह फिल्म का अल्टीमेट शो स्टॉपर है, जिसे 2 वर्जन्स में पेश किया गया है, एक खुशी भरा और एक ट्रेजिक। इसकी मेलोडियस ट्यून फिल्म देखने के बाद भी आपके कानों में गूंजती रहेगी। और दूसरा गाना आ जाने वफा, जिसे गीता दत्त ने गाया है, इसे फिल्म में शामिल करने के पीछे बिहाइंड द सीन्स बहुत उथल पुथल हुई थी
लेकिन ये आज एक कल्ट क्लासिक बन चुका है, खासकर इसका अंतिम अंतरा जो सीधे सीधे मुगले आजम के जब प्यार किया तो डरना क्या गाने का बादशाह अकबर के खिलाफ अनारकली का सीधा विद्रोह दिखाता है। एक दो चीज़ें और हैं जो इस फिल्म को मुगले आजम से अलग बनाती हैं। पहली बात, अनारकली पूरी तरह से हीरोइन की स्ट्रगल पर केंद्रित है, जबकि मुगले आजम बादशाह अकबर के मॉरल डिलेमा को भी समान महत्व देता है। के आसिफ की फिल्म ने पावरफुल डायनामिक्स और एक पिता के कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाया है, और मुगले आजम का अंत थोड़ी होप के साथ होता है, जहां अनारकली को चुपचाप भगा दिया जाता है, जबकि यह फिल्म एक ट्रेजिक एंड के साथ ख़त्म होती है। तो ये था फिल्म अनारकली पे हमारा अनफिल्टर टॉक। अनारकली और सलीम के ऊपर बनी हुई दो और फिल्मों का एनालिसिस हम अगली अनफिल्टर टॉक्स में करेंगे। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये अनफिल्टर टॉक अच्छा लगा तो आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।